हेलो माय डियर वंस, दिस इज अनमोल सचदेवा। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ हमारे सेकंड चैप्टर का एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, आपकी +2 क्लास की पॉलिटिकल साइंस का। तो इससे पहले हमने जो वीडियो शेयर की थी तो उसके अंदर जो है हाफ पार्ट जो है सेकंड चैप्टर का वो डिस्कस किया था। इसको देखने से पहले आप पहली वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि आप लिंक कर सकें और जो है फ्लो में चलते रहें। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चैप्टर के जो इस पार्ट के अंदर बात करूं, एक हीरो इंट्रोड्यूस हुआ था, नाम है उसका बोरिस येल्टसिन। तो बोरिस येल्टसिन जो थे इन्होंने पार्ट लिया पॉपुलर इलेक्शन के अंदर रशिया में। तो रशिया में जो इलेक्शंस में पार्ट लिया और ये जीत गए। जीतने के बाद अब जो पावर्स थी वो यूरोपियन कंट्रीज ऑफ यूएसएसआर में शिफ्ट हो रही थी। मीन्स जो पावरफुल बन रहा था वो जो अपने यूरोपियन कंट्रीज थी यूएसएसआर की, वहाँ पर जो है वो मेजॉरिटी के अंदर जो है पावर्स वो आ चुकी हैं। तो 1991 की बात है, दिसंबर के अंदर हुआ क्या, अंडर द लीडरशिप ऑफ येल्टसिन की लीडरशिप के अंदर रशिया, यूक्रेन और जो बेलारूस थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया दैट सोवियत यूनियन इज वॉइड। सोवियत यूनियन उन्होंने खत्म ही कर दी। अब क्या हुआ, देखिए इस डिसीजन से जो ईस्टर्न कंट्रीज थी वो काफ़ी सेटिस्फाइड थी, वो काफ़ी खुश थी। बट जो सेंट्रल कंट्रीज थी वो इस बात से सेटिस्फाइड नहीं थी। रीज़न वाइल क्या था, वो अब इतनी डेवलप्ड नहीं थी, इकोनॉमिकली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो उन्हें एक सहारा चाहिए था। बट यूएसएसआर ने तो यूनियन ख़त्म कर दी। अब वो टेंशन में आ चुकी हैं और वो इस डिसीजन से खुश नहीं है, इस डिसइंटीग्रेशन से। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो थी वो नहीं हैप्पी थी इस बात से। अब व्हाट वाज द कॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, देखिए अब डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ, किस मूवमेंट से स्टार्ट हुआ, क्या कारण था, वो कारण मैंने अभी आपको बताया है। दैट जो यूक्रेन था, रशिया था और जो बेलारूस थे, इन्होंने सोवियत यूनियन को ख़त्म जो है वो वॉइड घोषित कर दिया। तो ये कारण था हमारा डिसइंटीग्रेशन मूवमेंट के स्टार्ट होने का। अब बात करते हैं CIS। CIS क्या है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। देखिए जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन चुकी हैं, यूनियन अब ख़त्म हो चुकी है, तो इन सभी जो मतलब इंडिपेंडेंस जो देश हैं इन्होंने कॉमनवेल्थ बनाई। सभी ने जो इकट्ठे हुए और इसको जो लीड कर रहे थे वो था हमारा पावरफुल देश रशिया। रशिया तो था, इसको भी सारा हैंडल कर रहा है। अब जो सारे ईस्टर्न कंट्रीज थी वो भी हैप्पी हैं, सेंट्रल को भी जो कुछ सपोर्ट मिल चुकी थी, बट सेंट्रल अभी तक हैप्पी नहीं था इस बात से। देखिए जी, अब बात करते हैं पहले यूनियन थी। यूनियन के अंदर जो जनरल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी काउंसिल की जो पोस्ट थी वो अभी क्या हुआ, उस पोस्ट पे कौन आया, दैट इज इनहेरिटेड बाय रशिया। वो जो पोस्ट थी वो रशिया ने संभाली। फिर जो मिलिट्री अलायंस थी, उनकी जो आर्म्स थे उनके पास, वो कहाँ गए। देखिए जो रशिया के पास कुछ पावर्स आई। सबसे पहली पावर उनके पास जो मिलिट्री फोर्सेस थी वो उन्होंने एक्वायर कर ली। सेकेंडली रशिया अब जो है लीड करेगा, हैंडल करेगा सारी ट्रीटीज़ को, कोई भी डिसीजन होगा रशिया ही साइन करेगा। एंड उसके बाद क्या हुआ जी, जो सोवियत यूनियन थी उसको ख़त्म कर दिया गया और न्यूक्लियर पावर जो है वो रशिया के हाथ में आ चुकी थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट आता है दैट व्हाई द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। सोवियत यूनियन जो था वो डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ, वो क्यों अलग अलग हो गया, यूनियन इनकी अच्छी चल रही थी। तो देखते हैं यूनिक फीचर्स ऑफ सोवियत कोलैप्स। सोवियत के कोलैप्स होने के क्या क्या मेन फीचर्स थे। सबसे पहली बात, इंटरनल वीकनेस, नो फ्रीडम राइट। देखिए जो यूनियन थी, जो सोवियत यूनियन थी, इसके अंदर ना इंटरनल वीकनेसेस बहुत थी। क्यों, पीपल का सपोर्ट बिल्कुल नहीं था, क्योंकि पीपल के पास इवन कि बोलने तक का राइट नहीं था। दे हैव नॉट द राइट टू स्पीच। देन उनके पास फ्रीडम नहीं थी अपने एक्सप्रेशंस के लिए, कल्चर को वो अपने रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे। तो ये इंटरनल वीकनेसेस बहुत थी। नेक्स्ट इज इंटरनल वीकनेस हो चुकी है। देन इकोनॉमिक स्टैग्नेशन फॉर मैनी ईयर। काफ़ी टाइम से जो इस देश की जो इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेशन, काफ़ी ज़्यादा लो चल रही थी, तो लोग इस बात से अनहैप्पी थे। देन
इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो चुकी थी, इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, देखिए हमने पढ़ा था देश को चलाने वाला जो था, सारे डिस्ट्रीब्यूट करने वाला थी वो गवर्नमेंट थी। अब जब इकोनॉमी डाउन हुई तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो सब्सिडीज़ उनको मिलती थी, सर्विसेज उनको मिलती थी, उनके ऊपर उन्होंने वो जो है स्टॉप लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, तो वो सर्विसेज मिलनी बंद हो गई। तो ये तो बहुत बड़ा रीज़न था जो लोगों का डिसइंटीग्रेशन के डिसीजन लेने का, लोगों ने जो था फिर उसको विरोध किया, उसके अगेंस्ट जो थे गवर्नमेंट के होने शुरू हो गए। तो इकोनॉमी के स्टैग्नेंट होने का रीज़न क्या था, हमने पढ़ा अभी जो सोवियत यूनियन थी वो डिसइंटीग्रेट हुई, किन कारणों से, ये कुछ रीजंस थे। अब उनमें से एक रीज़न था इकोनॉमिक स्टैग्नेंट हुई। तो अब पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक स्टैग्नेंट आखिर हुई क्यों। पहला पॉइंट है हमारा, मनी इज स्पेंड ऑन मिलिट्री एंड न्यूक्लियर वेपन्स। देखिए पावर का कंपटीशन चल रहा था, उधर से यूएस से है और इधर सोवियत यूनियन है, दोनों के अंदर ही जो पावर की राइवलरी जो है वो चल रही है। तो यूएसएसआर जो था उसने अपना मोस्ट ऑफ द जो बजट था, पैसे थे, वो मिलिट्री अलाइंसेस के ऊपर लगा रहा था और जो न्यूक्लियर पावर को इकट्ठा करने में वो लगा रहा था। नेक्स्ट इज सेट अ सैटेलाइट स्टेट इन ईस्ट यूरोप। देखिए ईस्ट यूरोप के अंदर जो सोवियत यूनियन थी उसने सैटेलाइट स्टेट जो है उसको बना दिया। नेक्स्ट, रैपिडली वार एंड अलायंस एक्सपेंसेस। देखिए लगातार वॉर जो थे वो चल रहे थे और छोटे मोटे जो वॉर्स थे। देन उसके बाद क्या हुआ, जो अलायंसेस नई बनानी थी, तो जिस देश को वो अपने अंडर करते थे तो उस देश को उन्हें इकोनॉमिक सपोर्ट देनी पड़ती थी, तो उनका जो है खर्च वहाँ पर बहुत हो जाता था। इस वजह से उनके पास जो बजट है, उनका इकोनॉमी है वो डाउन जाती गई। इसके बाद बिकॉज दे डिडंट वांट द सेंट्रल कंट्रीज विद देम। देखिए जो डिमांड थी डिसइंटीग्रेशन की, इसका एक रीज़न क्या था, जो ईस्टर्न कंट्रीज थी वो सेंट्रल कंट्रीज के साथ नहीं मिलना चाहती थी। रीज़न वाइल क्या था, जो सेंट्रल कंट्रीज हैं वो इतनी डेवलप नहीं है, वो थोड़ी सी बैकवर्ड आ जाती हैं, तो वो नहीं चाहते थे भी जो ईस्टर्न है हम मिलें किससे, सेंट्रल कंट्रीज से। इसके बाद सिटीजन बिकम एक्टिव अबाउट द वेस्टर्न कल्चर एंड द यूएस। देखिए धीरे धीरे जो थे ईस्टर्न कंट्री के लोग वो अवेयर होते रहे वेस्टर्न कंट्रीज से। अभी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनका जो है अपना कल्चर है वो काफ़ी हाई लेवल पे था, बट जो ईस्टर्न कंट्रीज़ थी वो फ़िलहाल बैकवर्ड चल रही थी। तो इसके बाद क्या हुआ, तो ईस्टर्न कंट्रीज जो थी इन्होंने जो थी डिमांड कर दी डिसइंटीग्रेशन की, ये देखते हुए वेस्टर्न कंट्रीज का कल्चर कितना अच्छा है, तो अब वो सोच रहे हैं भी हम अपनी जो है डेवलपमेंट करें इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट क्या हुआ जी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक शॉक उसको पहले लग चुका था। इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली जो स्टैग्नेशन जो थी, इकोनॉमी जो थी वो काफ़ी डाउन जा चुकी थी, रीज़न हमने पढ़े हैं, वॉर हो चुका था उनका। देन स्लो एडमिनिस्ट्रेशन एंड करप्शन। देखिए जहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल था, रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत थे, तो वहाँ पर करप्शन भी बहुत थी, तो करप्शन के कारण जो देश की इकोनॉमी थी वो भी काफ़ी डाउन जा रही थी, कंट्री जो है वो ग्रो नहीं कर रही थी। एंड उसके बाद जो ब्यूरोक्रेसी था, सबसे बड़ा रीज़न क्या था, जो लोग थे वो तो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, उनको डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहे थे, बट इधर जो ब्यूरोक्रेट्स थे गवर्नमेंट को जो रन कर रहे थे, तो ब्यूरोक्रेट्स लग्जरी लाइफ जीने में मस्त थे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था देश की इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो रही है, नीचे जा रही है, गिर रही है। दैट्स वाई द पीपल डिमांड फॉर द रेवोल्यूशन एंड डिसइंटीग्रेशन। इन सभी कारणों से जो है हमारी इकोनॉमी, हमारी नहीं यूएसएसआर की इकोनॉमी डाउन गई और उन्होंने डिमांड की डिसइंटीग्रेशन की। अब पढ़ते हैं कुछ रिफॉर्म्स के बारे में। देखिए जो गोरबेचर था वो चला गया, बट क्या था, उसकी रिफॉर्म्स जो थी वो काफ़ी अच्छी थी। पहली रिफॉर्म जो करना चाहता था वो थी वो इंट्रोड्यूस डेमोक्रेसी। वो चाहता था यूएसएसआर के अंदर जो है क्या इंट्रोड्यूस किया जाए, डेमोक्रेसी लाई जाए। नेक्स्ट क्या था, रिमूव द इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। वो चाहता था जो इकोनॉमी है उसकी स्टैग्नेशन को भी हम दूर करें और इकोनॉमी को हम राइज करें, इसलिए हमें जो है वो जो नेसेसरी एक्शंस हैं, स्टेप्स हैं, वो लेने चाहिए। बट वो हार गया, वो फेल हो गया इन दो एक्टिविटी के कारण, इन दो एक्टिविटी से। अब देखते हैं जी, क्रिटिसिज्म किया गया गोरबेचर को, क्या रीज़न थे उनके। सबसे पहला क्या था, हिज रिफॉर्म लूज द सिस्टम। देखिए उसके रिफॉर्म ने हमारे सिस्टम को काफ़ी लूज कर दिया था, काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन कर दिया था।
देन ब्रिंग द ट्रूथ इन द फ्रंट ऑफ द पीपल। देखिए कई बार क्या होता है, कुछ सच्चाइयाँ इंसान के जीवन के अंदर या इस देश के अंदर ऐसी थी जो एकदम से अगर सामने ना लाई जाए तो बेहतर थी। इन्होंने क्या किया, एक ही बार में जो गोर्बाचेव थे, इन्होंने यूएस का जो भी मतलब स्ट्रक्चर था वो एक ही टाइम के अंदर ईस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर, इनके ऊपर जो है इनको दिखा दिया। तो वो एकदम से शॉक हुए, उन्हें काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हुआ, अभी ये क्या, हम कितने लो चल रहे हैं इन कंपैरिजन टू द यूएस। तो इसका तो मकसद था भी हम अपने देश को भी जो है वो हाई पे लेके जाएं, बट लोगों ने उसी का विरोध किया और कहा भी अब तक हमें आप कहाँ पर रख रहे थे। देन पीपल लूज द पेशेंस, पीपल ने ये सब कुछ देखते हुए अपने पेशेंस को लूज कर दिया और उसको अपनी सीट से हटना पड़ा। तो कुछ लोगों ने कहा था ये काफ़ी स्लो प्रोसेस किया आपने, कुछ ने कहा था आपने एकदम से कुछ फास्ट प्रोसेस कर दिया। तो इसी टग ऑफ वॉर के अंदर उसने जो था सोवियत पार्टी के ऊपर अपनी जो पावर थी, अपनी जो ग्रैब थी वो लूज कर दी और उसे हारना पड़ गया, हार का चेहरा देखना पड़ गया। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, देखिए अब डिसइंटीग्रेशन पढ़ा हमने किस कारण से हुआ, वो था जी कम्युनिस्ट पार्टी के ख़त्म होने से, जो कि डिक्लेयर की थी रशिया, बेलारूस एंड यूक्रेन ने। उसके बाद पढ़ा हमने भी डिसइंटीग्रेशन होने के कारण क्या थे, हमारी इकोनॉमी जो थी वो कैसे गिरी। अब पढ़ने जा रहे हैं डिसइंटीग्रेशन हो चुका है, होने के बाद क्या कुछ सामने आया। सबसे पहला पॉइंट था एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। देखिए जो कोल्ड वॉर था वो एक पावर का कंपटीशन चल रहा था, आइडियोलॉजिकल का कंपटीशन चल रहा था। अभी जो है वो पावर जा चुकी है, कैसे जो यूनियन थी वही ब्रेक हो चुकी है जब, तो कोल्ड वॉर का भी तब एंड हो गया। नेक्स्ट क्या था, एंड ऑफ द आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट। दोनों की आइडियोलॉजीज अलग अलग थी। जो यूएस था वो कह रहा था डेमोक्रेसी होनी चाहिए, यूएसएसआर कह रहा था अभी ऑटोक्रेटिक या फिर मतलब जो कम्युनिस्ट चलना चाहिए। अब जो है दोनों ही डेमोक्रेसी पर आ गए तो आइडियोलॉजी सिस्टम तो ख़त्म ही हो गया। आर्म रेस जो थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी। अब जो एक्सपेंस था, खर्च था आर्म के ऊपर, मिलिट्री अलाइंसेस के ऊपर, वो सारा भी न्यूक्लियर पावर के ऊपर ख़त्म हो चुका है। देन एस्टेब्लिश द पीस, अब जो है उनके पास जो पीस है वो आ चुकी है, जो पीस के अंदर मतलब सारी कंट्रीज जो उनको मिल चुकी है, बिकॉज उन्हें जो है इंडिपेंडेंसी मिल चुकी है। देन बात हुई ये यूनिपोलर बन गया या मल्टीपोलर बन गया देश जो है। देखिए यूनिपोलर मतलब एक ही पावर, तो ऑब्वियसली बात है जो यूएस है अब वो सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो देश बन चुका है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एंजॉय लिबरलिज्म एंड कैपिटलिज्म, एमर्ज ऑफ द न्यू स्टेट, नई स्टेट आ चुकी हैं, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैं वो भी फ्रीडम को एंजॉय कर रही हैं। एंड जो अब सबकी जो है अपने अपने देश की सेपरेट एस्पिरेशंस हैं, अपनी फ्रीडम है, अपनी प्रॉब्लम्स हैं और अपने ही सॉल्यूशन है। तो एवरीथिंग गोना ऑलराइट एट द एंड ऑफ द डे। तो इसी के साथ एंड होता है हमारी वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके जो भी डाउट्स रहेंगे आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी का जो पार्ट है हमारी इस वीडियो का वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस चैप्टर को। तब तक आप उसके लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। तो जुड़े रहिए साथ। कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।